सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में सम्मिलित कविता कर चले हम फिदा का अध्ययन करेंगे। कर चले हम फिदा के कवि कैफी आजमी जी हैं, जिनका जन्म 1919 को हुआ था और उनका निधन 2002 को हुआ। कविता प्रारंभ करने से पहले आइए इस कविता के लर्निंग आउटकम्स को जान लें। काव्य के अंत में विद्यार्थी कवि कैफी आजमी जी के जीवन व साहित्यिक परिचय से परिचित होकर उनके बारे में विचार मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पाएंगे। भाव उनके बारे में वे मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से अपने विचार बता पाएंगे। कविता का भावार्थ करने के उपरांत पठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। पठित पद्यांश नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तो जब विद्यार्थी कविता का भावार्थ भली भांति जान लेंगे तो उसके उपरांत वह पठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर भी बता पाएंगे। कर चले हम फिदा कविता के उद्देश्य को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाएंगे। भाव कर चले हम फिदा कविता के उद्देश्य को वे लिख पाएंगे। आइए अब हम सबसे पहले इस कविता के कवि कैफी आजमी जी के जीवन व साहित्यिक परिचय से परिचित होते हैं। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। इनका नाम अतहर हुसैन रिजवी भी है। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए थे। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। वे प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। वे हमेशा अपनी सोच को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते थे। विशेष तौर पर उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। वे कवि भी हैं, गीतकार भी हैं, शायर भी हैं, तो उन्होंने फिल्मों के लिए बहुत से गीत भी लिखे थे। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिरी ए शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले थे। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। भाव इनका पूरा जो परिवार था वो कलाकार था। पत्नी शौकत आजमी, बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। पाठ प्रवेश। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, ये जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है।
प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, चूंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं, वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। आइए कविता का भावार्थ प्रारंभ करते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश की रक्षा में लगे हुए सैनिक अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अन्य साथियों से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वे कहते हैं, हम तो देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन अब ये देश तुम्हारे हवाले है, भाव तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी होगी। आगे वे कहते हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। भाव वे कहते हैं कि अब हमारी सांस रुकने ही वाली है और सर्दी के कारण अब तो हमारी नाड़ी भी जमने लगी है। भाव हमारी जिंदगी अब समाप्त होने ही वाली है, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से रोका नहीं। हमने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, हमने सर्दी की भी चिंता नहीं की, हमने अपने कदमों को आगे ही आगे बढ़ाया। आगे वे कहते हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। वे कहते हैं कि अपने देश की खातिर युद्ध में हमारा सिर कट भी गया तो कोई गम नहीं, लेकिन हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी झुकने नहीं दिया, क्योंकि हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है, अतः हम इसको बचाए रखते हैं। आगे वे कहते हैं, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन भाव साहस, जवानी का उत्साह। वे कहते हैं, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, हम मौत के करीब हैं, लेकिन इस समय भी हमारे अंदर हिम्मत और साहस बरकरार है। अपने देश की खातिर हम जान देने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वे कहते हैं, अपने देश की खातिर जान न्यौछावर करने वाले सैनिक कह रहे हैं कि अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी होगी। देश की युवा शक्ति को आगे आना ही होगा। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। युद्ध भूमि में अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिक अन्य बचे हुए सैनिकों से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। वे उन्हें प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें जीवित रहने के अनेक अवसर मिलेंगे, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। वे उन्हें भी अपने देश की खातिर बलिदान होने के लिए कहते हैं। आगे वे कहते हैं,
हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। रुस्वा का अर्थ होता है बदनाम करना। वे कहते हैं जवानी का समय वह समय होता है जब हमारे अंदर पूरा जोश भरा होता है। अगर इस समय हमने अपने देश की खातिर खून नहीं बहाया तो ये जवानी का समय व्यर्थ चला जाएगा। भाव वे कहना चाहते हैं कि जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून नहीं बहाता वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करता है। तो हर सैनिक को, प्रत्येक सैनिक को अपने देश की खातिर जान देने के लिए, त्याग करने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे वे कहते हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज धरती सैनिकों के रक्त में सनी हुई दुल्हन के समान लग रही है। हर तरफ सैनिकों का खून बिखरा पड़ा है। अपने देश की रक्षा हेतु अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिक का मानना है कि अब इस देश की सुरक्षा का दायित्व प्रत्येक नवयुवक के ऊपर है एवं बचे हुए सैनिक के ऊपर है। अतः वह उन्हें अपने देश की खातिर बलिदान होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने देश की खातिर बलिदान हो रहे सैनिक अन्य साथियों को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। वे उन्हें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हम तो अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे बाद ये कुर्बानी का रास्ता सूना नहीं होना चाहिए, अर्थात रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें भी अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे वे कहते हैं, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। भाव, जीत का जश्न हम तभी बना पाएंगे जब हम अपने देश की खातिर बलिदान होने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम बलिदान के रास्ते पर चलेंगे तो हमें जीत अवश्य प्राप्त होगी। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वे कहते हैं कि हमारी जिंदगी स्वयं मौत को गले लगा रही है, तो देश के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। तो अपने बचे हुए साथियों को वो कहते हैं कि बांध लो अपने सर से कफन साथियों, कि तुम भी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहो। हमारी जिंदगी स्वयं मौत को गले लगा रही है, तुम भी इस देश की खातिर बलिदान होने के लिए तैयार रहो। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिक अपने अन्य सैनिकों को कहते हैं कि देश की खातिर बलिदान होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे वे कहते हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब ये देश तुम्हारे हवाले छोड़कर हम जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से हमेशा बचाकर रखना। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश की खातिर बलिदान हो रहे सैनिक अपने अन्य बचे हुए सैनिकों को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। भाव, कि तुम अपने खून से इस धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण रूपी शत्रु इस रेखा को पार ना कर पाए, इस रेखा को पार करने का साहस ना कर पाए, कोई भी दुश्मन हमारे देश की सीमा में कदम ना रख पाए।
तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अगर कोई दुश्मन अपना हाथ भारत माता की ओर बढ़ाए तो उसे काट डालो। भारत माता के सम्मान को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो। भाग तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। जिस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण ने माता सीता को बचाने हेतु रावण को मार दिया था, तुम्हें भी शत्रुओं से अपनी भारत माता को सुरक्षित रखना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये देश तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, इसकी हमेशा रक्षा करना। कवि युवा शक्ति को देश की खातिर मर मिटने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। कविता का भावार्थ करने के उपरांत आइए अब हम पठित पद्यांश करते हैं। इन पंक्तियों को आप पहले भी समझ चुके हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमने इन पंक्तियों का भावार्थ पहले भी समझा है। अब पठित पद्यांश के अनुसार नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और साथ में उसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उन तीनों में से हमने सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, इस पंक्ति का क्या आशय है? पहला, कुर्बानी देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बलिदान देकर भूलो मत। तीसरा, कुर्बानी देने वाले तबाह नहीं होने चाहिए। मैं समझती हूँ कि आप अब तक इसका सही उत्तर जान चुके होंगे कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। जी हाँ, सही उत्तर है कुर्बानी देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। आगे है, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। इस पंक्ति का क्या आशय है? पहला, तुम खूब सैर करना। दूसरा, तुम मरने के लिए तैयार रहना। तीसरा, तुम सभी देश हित बलिदान देने को तैयार रहना। जी हाँ, इस पंक्ति का अर्थ है तुम सभी देश हित बलिदान देने को तैयार रहना। इससे पहले हम 2 प्रश्न कर चुके हैं। आइए अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। फतेह का जश्न का क्या तात्पर्य है? पहला, जीत की भावना। दूसरा, संघर्ष की भावना। तीसरा, जीत का उत्सव। तो इसका सही उत्तर होगा, जी हाँ, जीत का उत्सव। फतेह का अर्थ होता है जीत, तो फतेह का जश्न भाव, जश्न का अर्थ होता है उत्सव, तो फतेह का जश्न का तात्पर्य है जीत का उत्सव। चौथा प्रश्न है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? नीचे 3 उत्तर दिए गए हैं, हमने उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। पहला, जिंदगी की मौत आ गई है। आगे है, जिंदगी मर रही है। तीसरा, जिंदा दिल लोग बलिदान के लिए तैयार हैं। मैं प्रश्न को फिर से दोहरा रही हूं, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो इन तीनों में से हमने सही उत्तर का चयन करना है। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा, जिंदा दिल लोग बलिदान के लिए तैयार हैं। भाव, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जिंदा दिल लोग कौन? जो सैनिक हैं। सैनिक हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं, तो जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब उनकी जो जिंदगी है वो बलिदान होने के लिए तैयार है। आगे है 5वां प्रश्न, कवि सिर पर कफन बांधने के लिए क्यों कह रहा है? पहला, मौत आने वाली है। दूसरा, देश हित बलिदान करने का समय आ गया है। तीसरा, भूकंप आने वाला है।
तो हमने इन तीनों में से सही उत्तर का चयन करना है। कवि सिर पर कफन बांधने के लिए क्यों कह रहा है? सही उत्तर होगा देश हित बलिदान करने का समय आ गया है। वे प्रेरित कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि अपने सर पर कफन बांधने के लिए तैयार रहो। भाव अपने देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहो। अचीव्ड आउटकम्स। कवि कैफी आजमी जी के जीवन व साहित्यिक परिचय से परिचित होकर उनके बारे में विचार मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पाएंगे। जी हाँ, अभी तक आप कैफी आजमी के जीवन व साहित्यिक परिचय से परिचित हो चुके हैं, अतः अब आप उनके बारे में जो भी विचार हैं वे मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार से अभिव्यक्त कर पाएंगे। आगे है, कविता का भावार्थ करने के उपरांत पठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। अभी हमने पठित पद्यांश का अभ्यास किया, अब इसके उपरांत आप किसी अन्य पठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर का भी चयन कर पाएंगे। आगे है, कर चले हम फिदा कविता के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिख पाएंगे। इससे पहले आप कविता का भावार्थ भली भांति जान चुके हैं। इस कविता के माध्यम से कैफी आजमी जी ने युवा शक्ति को प्रेरित किया है कि हमें अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना चाहिए, कि जिस प्रकार सैनिक हमेशा अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते हैं, तो हमें भी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना है। कवि ने बचे हुए सैनिकों और देशवासियों से ये अपेक्षा की है कि हमें भी अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस कविता के उद्देश्य को आप भली भांति लिख पाएंगे। धन्यवाद।